नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है संजू हिंदी क्लासेस। तो आज हम कक्षा 10 की क्षितिज की एक कविता है आत्मकथ्य वो पढ़ेंगे। ये कविता जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ था। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वो पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे वो नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में जयशंकर प्रसाद का निधन सन 1937 में हुआ। तो आपको बता दूं, जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। छायावाद में 4 कवि ऐसे थे, 4 बहुत महान कवि थे छायावाद के, जिन्होंने छायावाद की स्थापना की, जिनका नाम है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावादी कवि थे। इनकी जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्रधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वो एक कवि होने के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती उपन्यास है। आकाश, आंधी और इंद्रजाल इनकी कहानी संग्रह है। इनका जो ये इरावती उपन्यास था ये अधूरा रह गया था, अर्थात जब ये उपन्यास लिख रहे थे तो उस उपन्यास को लिखते समय इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका ये उपन्यास अधूरा रह जाता है। प्रसाद जी का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की विशेषताएं हैं। इतिहास और दर्शन में भी उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में हमें स्पष्ट दिखाई देती है। जयशंकर प्रसाद के अभी आपने पढ़ा कि कामायनी पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। कामायनी इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इनके बारे में कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। कामायनी का अमर प्रणेता छायावादी स्वर है, समरसता सिद्धांत अनूठा दाता जयशंकर है। तो चलिए जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्य पढ़ना शुरू करते हैं। आत्मकथ्य। कविता पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेमचंद जी हंस पत्रिका का संपादन करते थे, तो उन्होंने तय किया कि वो एक आत्मकथा नाम का एक विशेषांक अपनी पत्रिका में निकालना शुरू करेंगे। तब जो जयशंकर प्रसाद जी के मित्र थे, उनके मित्रों ने उनसे आग्रह किया कि आप भी अपनी आत्मकथा लिखें, लेकिन जयशंकर प्रसाद उससे सहमत नहीं थे और उनके दोस्तों ने उन्हें थोड़ा दबाव डाला कि आप लिखिए, वो मना करते रहे। तो इसी हाँ ना के चक्कर में उन्होंने ये कविता आत्मकथ्य लिखी और इस कविता को हंस पत्रिका में छापा भी गया था। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। यहाँ कवि कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भंवरा, मधुप बोलते हैं भंवरे को, प्रत्येक व्यक्ति का मन रूपी भंवरा प्रेम का गीत गाता हुआ अपनी कहानी सुना रहा है। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। फिर कवि पत्तियों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि आज देखो कितनी पत्तियां मुरझाकर गिर रही हैं, अर्थात इस समाज में, इस संसार में कितने व्यक्तियों की जीवन लीला समाप्त हो रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। अनंत बोलते हैं जिसका कभी अंत ना हो, अर्थात जो खत्म ना हो। नीलिमा आकाश। तो कवि कहते हैं इस गंभीर अनंत नीलिमा में कि इस अंतहीन आकाश के नीचे असंख्य जीवन इतिहास, बहुत से लोगों के जीवन के इतिहास हैं।
अर्थात इस आसमान के नीचे इतने सारे लोगों के जीवन के इतिहास है जो हर पल बन और बिगड़ रहे हैं। तो कवि अपना जीवन इतिहास लिखने के लिए मना करते हैं, तो वो कहते हैं कि इस इतने बड़े आसमान के नीचे अर्थात इस इतने बड़े संसार में असंख्य लोगों के जीवन के इतिहास है। आप उनका इतिहास लिखिए जो हर पल बन और बिगड़ रहे हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। यहाँ कवि कहते हैं कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का मजाक बनाने में लगे हैं। अर्थात हर व्यक्ति को दूसरे में कमी नजर आती है, कोई अपनी कमी नहीं देखता। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, फिर भी तुम कहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर अपने जीवन की जो दुर्बलताएं हैं अर्थात मेरे जीवन के जो दुख हैं उन्हें सबके सामने कह दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे ये गागर रीति। तो कहते हैं कि मेरे जीवन की जो आत्मकथा है अर्थात मेरे जीवन में जो बीत चुका है, मुझ पर जो कुछ गुजरा है, उसको सुनकर तुम्हें शायद आनंद की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। देखोगे ये गागर रीति, पर तुम्हें ये भी देखने को मिलेगा कि मेरे जीवन रूपी जो ये गागर है अर्थात मेरा जीवन रूपी गागर बिल्कुल खाली है, उसमें कोई प्रेम या सुख रूपी पानी नहीं है। अर्थात कवि कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में जितने भी दुख पाए हैं, तो मेरी आत्मकथा सुनकर आपको आनंद मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये भी पता चलेगा कि मेरा जीवन सुख और प्रसन्नता से बिल्कुल खाली है। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले। तो वो कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं अगर अपनी आत्मकथा लिखता हूँ, मेरी आत्मकथा को पढ़कर कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, कि तुम स्वयं को मेरी जीवन रूपी जो गागर है उसको सुखों से खाली करने वाला समझने लगो। अर्थात तुम ये समझने लगो कि मेरे जीवन में जो ये दुख आए हैं, कहीं उनके दुखों का कारण तुम स्वयं तो नहीं हो। मेरा रस ले अपनी भरने वाले। वो कहते हैं कि मेरा रस ले, कवि बताते हैं उनका जो जीवन था तो वो एक स्वप्न के जैसा छलावा था। अर्थात उनकी एक प्रेयसी थी, जब वो उनकी ज़िंदगी में आई तो उनका जीवन सुखों से भर गया, लेकिन वो जब चली जाती हैं तो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, तो वो उनके जीवन का सारा रस अर्थात उनके जीवन का सारा सुख लेकर अपनी भरने वाले, वो स्वयं उनकी ज़िंदगी से सारा सुख लेकर चली जाती है और उनके जीवन को खाली कर जाती है। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। तो कवि कहते हैं कि यह विडंबना, ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी विडंबना है, मेरे जीवन का ये एक बहुत बड़ा दुख है कि उनकी प्रेयसी उन्हें छोड़कर चली गई और उनके जीवन का सारा सुख भी साथ ले गई। तो कहते हैं कि उनके जीवन का दुख है बड़ा। अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता, क्योंकि अगर मैं आत्मकथा लिखता हूँ तो तेरी हंसी, तो मैं स्वयं ही अपनी हंसी, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। तो कवि कहते हैं कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर जो मेरे जीवन की भूलें हैं या फिर औरों की प्रवंचना या दूसरों ने मुझे जो धोखे दिए हैं वो मैं आप सबको दिखलाना नहीं चाहता, इसलिए मैं अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो वो कहते हैं कवि कि मैं कैसे तुम्हें वो उज्ज्वल गाथा सुनाऊं, अर्थात जितने समय तक उनकी प्रेयसी उनके पास रही थी वो उस समय उनके जीवन का बहुत उज्ज्वल समय था, अर्थात बहुत खुशियों से और सुखों से भरा था। तो कहते हैं कि उस समय की जो कहानी है, गाथा है, उस समय के बारे में मैं आपको कैसे बताऊं। मधुर चांदनी उन रातों की, और उन रातों की अर्थात
मेरे जीवन के जो दिन और रात थे वो सुख से, मधुरता से भरे हुए थे। उन बातों को मैं आपको कैसे बताऊं? अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, और मेरी प्रेयसी मेरी बातों पर बहुत खिलखिलाकर हंसती थी, और उसकी हंसी देखकर मेरा जीवन भी खुशियों से भर जाता था। तो उन सब बातों को मैं आपको कैसे बताऊं? क्यों? क्योंकि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। कि वो जो सुख था मेरे जीवन में, वो तो एक स्वप्न के समान था, सपने के समान था। जैसे जागने पर सपना टूट जाता है, उसी तरह वो जीवन का सुख भी सपने के समान था, जो मेरे जीवन में नहीं आया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। तो कवि कहते हैं कि वो सुख तो जीवन में सपने के समान था। जैसे सपना देखकर सपना जागने पर टूट जाता है, तो वो भी स्वप्न के समान था। और वो सुख आलिंगन अर्थात उस सुख को जैसे ही मैं अपनी बाहों में भरना चाहता था, उसको पकड़ना चाहता था, वो सुख तो मुस्कुराकर मेरे पास से भाग गया। अर्थात वो सुख उसके जीवन में कभी आया ही नहीं। उसकी प्रेयसी उसको छोड़कर चली गई, तो उस कवि ने उसे एक सपने के समान बताया है कि जो सिर्फ सोते हुए उसने देखा था, जागा तो उसके पास कोई सुख नहीं था। कवि कहते हैं, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। वो अपनी प्रेयसी की सुंदरता के बारे में बताते हैं कि उसके चेहरे की जो लालिमा थी, उसके गालों की, कपोल होते हैं गाल, अरुण होता है लाल रंग, तो बोलते हैं कि उसके जो चेहरे की लालिमा थी, उसके गालों की लालिमा बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। अर्थात उसकी प्रेयसी बहुत सुंदर थी। ऐसा लगता था अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, कि जो सुबह की लालिमा थी, सूरज सुबह की जो लालिमा होती थी, वो उसकी प्रिय के चेहरे की लालिमा से ही लेती थी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की। तो कवि कहता है कि अब तो उसकी प्रेयसी उसको छोड़कर जा चुकी है, तो उसकी जो स्मृति है, स्मृति याद, पाथे सहारा बनना, तो उसकी जो यादें हैं वो ही सहारा बनी हुई हैं थके पथिक की पंथा की। पथिक होता है यात्री और पंथा होता है रास्ता। तो कहते हैं कि इस जीवन के रास्ते को तय करने में उसकी यादें ही मेरा सहारा अब बनी हुई है। अर्थात मैं उसकी यादों के सहारे ही अपना जीवन बिता रहा हूँ। कहते हैं, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा बोलते हैं चादर को। तो बोलता है कवि कि मेरी जीवन रूपी जो चादर है, उसकी जो सीवन है अर्थात सिलाई है उस चादर की, उसकर उधेड़ कर आप क्या देखोगे। अर्थात मेरे जीवन रूपी चादर को आप क्यों उधेड़ना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कवि कहता है कि मेरा जीवन बहुत छोटा सा है, लेकिन मेरे जीवन की जो कथाएं हैं वो बहुत बड़ी है। अर्थात मेरे इस छोटे से जीवन में मैंने बहुत बड़े बड़े दुख देखे हैं, तो आप उन दुखों को क्यों देखना चाहते हो। क्या कवि कहते हैं, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो कहते हैं, मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा अच्छा नहीं है, कोई भी ऐसा सुख प्रसन्नता नहीं है जिसे आप सुनकर खुश होगे। तो इसीलिए क्या ये अच्छी बात नहीं कि मैं औरों के जीवन की जो कथाएं हैं उनको सुनता रहूं और मैं चुपचाप बैठा रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। फिर वो कहते हैं कि मान लो कि मैं आपको अपनी आत्मकथा सुना भी देता हूँ, तो सुनकर क्या तुम भला करोगे। तो आप सुनकर क्या भला करोगे, क्या मेरा अच्छा हो जाएगा मेरी आत्मकथा अगर आप सुन लोगे। मेरी आत्मकथा तो बहुत छोटी सी भोली भाली, अर्थात मेरे जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है, बहुत सीधी सादी मेरी आत्मकथा है। उसको सुनकर तुम्हें कुछ भी आप लोग मेरा कोई भी अच्छा नहीं कर सकते। अभी समय भी नहीं, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कहता है कि अभी समय भी नहीं आया है, अर्थात
मेरी आत्मकथा को कहने का अभी ठीक समय भी नहीं है। अभी मेरी आत्मकथा थकी सोई है। मेरी मौन व्यथा, व्यथा होता है दुख। तो कवि कहता है मेरा जो जीवन का छुपा हुआ दुख है जो वो थक हार कर अब सो चुके हैं। तो उन दुखों को आप अब आत्मकथा मैं आपको सुनाता हूँ, कहता हूँ, तो मेरे जीवन के जो दुख हैं जो थक हार कर सो चुके हैं वो दोबारा से जाग जाएंगे, अर्थात पुरानी यादें हैं वो ताज़ा होंगी और मुझे दुख देंगी। तो इसीलिए अभी समय उनको कहने का नहीं आया है। तो आज हमने आत्मकथ्य पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। ये बहुत ही जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही मशहूर है आत्मकथ्य, बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथ्य है, क्योंकि लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी थी। बस ये अकेले कवि थे जिन्होंने आत्मकथा की जगह आत्मकथ्य लिखा था। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।